मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 10th की सोशल साइंस गुजरात बोर्ड की जो किताब है 10वीं की, इसके अंदर लास्ट के 2 चैप्टर नए ऐड किए गए हैं इस साल, तो इन दोनों का वीडियो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 22 और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 23 भी करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। Man has not made any contribution to provide nourishment to natural vegetation। अब नेचुरल वेजिटेशन पेड़ पौधों की बात की गई है। पेड़ पौधे जो हैं वो खुद ब खुद उगते हैं, उनको उगाने में हमारा कोई रोल नहीं होता है। चलिए, अगर आप कहेंगे कि सर नर्सरी से ला के हम अपने घरों में पौधे लगाते हैं, उनको पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, जी नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो आप अपनी मर्जी से ला रहे हो मार्केट से खरीद के, लेकिन क्या आप किसी पौधे को खाना देते हो रोज? क्या किसी पौधे को रोज उसकी रिक्वायरमेंट के तौर पे आप कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हो जिससे वो फोटोसिंथेसिस करता है? बिल्कुल नहीं। पानी हम प्रोवाइड करते हैं, हम नहीं देंगे तो ज़मीन से पौधा खुद ले। इतने बड़े जो जंगल हैं, जो दुनिया भर के जंगल इतने लगे हुए हैं, ये कैसे होगा? इनको कोई पानी देता है? इनको कोई खाना देता है? बिल्कुल नहीं। तो इंसान जो है पेड़ पौधों को खाना अभी तक हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं, हमारा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। मैन हैज़ कंसिडर्ड अर्थ, वाटर, एयर, स्काई, फायर एज बेसिक एलिमेंट्स विच प्रोवाइड नेचर प्रोवाइड्स टू द वेजिटेशन। अब इंसान ने अर्थ, वाटर, एयर, स्काई और फायर, इनको बेसिक एलिमेंट माना है जो कि पेड़ पौधों को, वेजिटेशन को देते हैं क्या? नरिशमेंट देते हैं। फॉरेस्ट गिव अस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स बिकॉज ऑफ दीज एलिमेंट। तो हमें जो भी खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं पेड़ पौधों से, वनस्पति से, वो सब हमें इन्हीं एलिमेंट्स के कारण मिलती हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं, इनसे पेड़ पौधों को नरिशमेंट मिलता है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं और उनके बढ़ने से हम जो भी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट होती है खाने पीने की, वो सब उनसे हमें मिलता है। If we pluck a leaf of the tree and examine, we will not find any deficiency of any nutrient in it। अगर हम एक पेड़ का पत्ता तोड़ें और चेक करें कि उसके अंदर किस चीज़ की कमी है, कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं है, तो मैं आपको बता दूं उसके अंदर कोई भी चीज़ की हमें कमी, डेफिशिएंसी नहीं मिलेगी। It means that the plants get all the necessary nutrients from the nature without the help of man। तो इसका मतलब सीधा सीधा यही निकलता है कि हमारी मदद के बिना पेड़ पौधे जो हैं सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं नेचर से ले लेते हैं, यानी कि वातावरण, ये जो प्रकृति है वो सब कुछ देती है पेड़ पौधों को। So we can say that nature is well planned, self-governing, self-sustaining system by which plants get essential elements naturally। तो हम कह सकते हैं कि नेचर जो है, हमारी जो प्रकृति है, वो बिल्कुल वेल प्लान्ड है, यानी कि पूरी प्लानिंग से चल रही है। सेल्फ गवर्निंग, यानी कि वो खुद को खुद ही मैनेज कर लेती है। सेल्फ सस्टेनिंग, कि अपने जीवन के लिए वो खुद ही अपनी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए काम करती है। और इसमें ये जो सारे एलिमेंट्स जिसके बारे में हमने बात की, ये सारे एलिमेंट्स नेचुरली प्रकृति खुद ब खुद दे देती है पेड़ पौधों को। वी ऑब्टेन सीड्स फ्रॉम द ट्री एंड द ट्री फ्रॉम सीड विच इज़ अ कंटिन्यूस नेचुरल प्रोसेस। हम जो हैं, हमें सीड मिलती है पेड़ पौधों से और पेड़ पौधे मिलते हैं सीड से। जैसे आप कोई भी जो सीड्स होती हैं, हमको पेड़ पर उगने वाले फल या उसका जो भी फ्रूट होता है, उसी से हमको मिलता है सीड। उस सीड से हम फिर लगा देते हैं, फिर बो देते हैं, तो हम फिर से, जैसे आपके घरों में कॉमनली देखा जाए टमाटर आप लोग यूज़ करते हैं, इवन आप लोग मिर्ची यूज़ करते हैं, चिली वगैरह जो, तो आप किसी का भी बीज अगर आप अपने किसी भी गमले में ज़मीन पे डाल देंगे, अगर आपके पास छोटा मोटा गार्डन टाइप है कुछ जगह, तो धीरे धीरे उग जाएगा। यानी कि आपने बीज कहाँ से डाला? वो मिर्च के अंदर से या फिर टमाटर के अंदर से, तो वही बीज से पौधा उगेगा, उसी पौधे से फिर टमाटर मिलेंगे हमको, और उसी टमाटर से फिर हम बीज बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर हैज़ क्लासिफाइड दिस सिस्टम ऑफ नेचर इनटू 4 टाइप्स। डॉक्टर सुभाष पालेकर जो हैं, उन्होंने ये नेचुरल सिस्टम जो है इसको 4 पार्ट में बांटा है। पहला बताया उन्होंने रेगुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू द फूड साइकिल, दूसरा है प्रोविजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट रूट बाय कैपिलरी एक्शन, तीसरा है रेन बाय साइक्लोन थंडरस्टॉर्म, चौथा एक्टिविटीज ऑफ लोकल अर्थवॉर्म्स। तो चलिए हम पढ़ेंगे रेगुलेशन of nutrients through the food cycle। There is a law of natural arrangement that whatever elements come from wherever they have to return there। तो एक नेचुरल अरेंजमेंट, यानी कि नेचर, यानी कि प्रकृति के एक लॉ, एक कानून है। ये लॉ क्या है? ये लॉ यही है कि जो भी चीज़ जहाँ से भी आती है उसको वहीं लौट जाना पड़ता है। यानी कि आपको जो चीज़ जहाँ से मिलेगी वो एक दिन वहीं चली जाएगी। It is a natural law
दैट एनी एलिमेंट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो है वो जिस फॉर्म में हमको जहां से हमने उसको लिया था वो वहीं पे वापस चला जाएगा। Trees absorb carbon dioxide from the air. It goes back into the air by the process of combustion and decomposition of the tree remains. अब पेड़ जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा से, वातावरण से, यानी कि हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको लेकर ये अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से। अब जब पेड़ पौधे जो हैं जब उनको जलाया जाता है फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब पेड़ पौधे सड़ जाते हैं यानी कि डिकेइंग, जब वो डिके हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं, सड़ने लगते हैं, तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो फिर से वापस वातावरण में चलेगी। तो हो गई ना वही बात कि जहाँ से आया वहीं चला गया। इन द सेम वे वाटर गोज अप फ्रॉम द ओशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर कंडेंस्ड एज क्लाउड्स रिटर्न टू द ओशन एज रेन। तो पानी जो है समुद्र के अंदर से वेपर होगा, पहले वाटर वेपर बनेगा गर्मी के कारण, तो ऊपर जाएगा बादलों में कंडेंस होकर ठंडा होकर फिर से पानी बन जाएगा कंडेंसेशन के द्वारा, फिर से वो बारिश के रूप में बरसेगा धरती पे, और जैसे ही वो बारिश के रूप में बरसेगा फिर से पानी जो है वो रिवर्स के माध्यम से होते हुए फिर समुद्र में चला जाएगा। तो सब मतलब वहीं पे रहने वाला है। तो इसी के अंडर एक और टॉपिक दिया गया है कार्बन साइकिल। तो हम कार्बन साइकिल को देख लेते हैं। कार्बन साइकिल, द ग्रीन लीव्स ऑफ एनी प्लांट टेक कार्बन फ्रॉम द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हरे जो पत्ते होते हैं किसी भी प्लांट के वो कार्बन लेते हैं हवा से। कहाँ से लेते हैं कार्बन? वो हवा से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान उनको कार्बन जो है वो हवा से ले लेते हैं। एंड द कार्बन that the produces food is stored in the plant। अब कार्बन जो है फूड प्रोड्यूस करता है वो प्लांट के अंदर ही स्टोर रहता है। यानी कि देखिए पेड़ जो है उसको कार्बन चाहिए, यानी कि वातावरण से लेता है फोटोसिंथेसिस में खाना बनाने के लिए। अब जो खाना बनाते हैं तो खाना जो है उनके फ्रूट्स के अंदर स्टोर हो जाता है। यानी कि एक पौधे को अगर आप धूप नहीं दोगे क्या बढ़ेगा वो पौधा? क्या उसको अंदर आप रख लोगे तो बढ़ेगा पौधा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। पौधे हमेशा बाहर लगाए जाते हैं खुली हवा में, जहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी चाहिए ले सकें, जहाँ पर उसको धूप भी मिल सके। तो ऐसे में धूप और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ही वो बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें वो खाना बनाते हैं अपने लिए। अब वो जो खाना बनाते हैं उसी खाने को पौधे जो हैं अपने फ्रूट्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिनको हम खाते हैं बाद में। At the end of the life cycle of the plant, the carbon dioxide is released back into the air by decomposition of the plant by bacteria। अब जब पौधा जो है उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है तो सारा पौधा जो है सड़ जाता है, बैक्टीरिया उसको सड़ा देते हैं, डिकम्पोज हो जाता है, और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन जो है फिर से वातावरण में लौट जाता है। Thus carbon taken from the air is returned to the air। तो इस प्रकार से कार्बन जो हवा से लिया गया वो हवा में वापस चला गया। If the plant is burned, the carbon dioxide goes into the air in the form of smoke and maintains the balance of carbon in the air। अगर प्लांट को जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आपने देखा होगा जब जलती है कोई भी चीज़ तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है ऑब्वियसली। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्मोक के रूप में फिर से हवा में चली जाती है और हवा के अंदर कार्बन की मात्रा जितनी थी उतनी ही रहती है। This is a system of nature, the matter is obtained from the nature will go back to it। तो ये सिस्टम है नेचर का, इसके मुताबिक जो भी चीज़ हमें नेचर से मिलेगी वो चीज़ वापस नेचर में भी जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों वाटर साइकिल। 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। हमारी धरती का 71% जो एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है। The heat of the sun increases the temperature of the ocean surface which causes the water to evaporate and form clouds। अब सूर्य का प्रकाश जो है, पानी तो 71% है, यानी कि लगभग कहा जाए तो 3/4 पानी है धरती के ऊपर। और जब टेम्परेचर सूरज की गर्मी से धूप जब पड़ती है पृथ्वी पे तो पानी जो है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, पानी गर्म होने लगता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, पानी गर्म होकर वेपर बनकर ऊपर उठने लगता है, इवेपोरेट होकर, और क्लाउड्स बना देता है। This showers water in the form of rain on the land of our country। तो समुद्र के ऊपर से जो पानी भाप बनकर ऊपर उठता है फिर वो ज़मीन पर आकर बरसता है। Most of this water flows from the surface of the land through rivers and reaches the ocean। अब ये जो पानी जो है वो जो लैंड पे बरसेगा वो नदियों के माध्यम से फिर से ओशन में चला जाएगा। It is stored in the ground as underground water which finally merges with the sea through rivers in the form of springs। अब ये पानी जो है ये धरती पे अंडरग्राउंड वाटर के रूप में भी मिलता है हमको,
ठीक है। और फिर ये जाकर सीधा नदी जो है, वो जब नदियाँ जो हैं मिल जाती हैं समुद्र में, तो फिर से ये पानी समुद्र में चला गया। In this way, the water becomes available for the living organisms as the system of nature and finally reaches back to ocean। तो इस प्रकार से पानी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो समुद्र में रहते हैं उनको तो पानी ठीक है, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी उनकी, क्योंकि तो पानी में ही रहते हैं। लेकिन जो ज़मीन पर रहने वाले प्राणी, उनकी ज़रूरत कैसे पूरी होगी? तो उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए जो पानी है ये पहले धरती पे बरसता है, और धरती पे बरसने के बाद फिर से ये नदियों में, नालों में लौट जाता है। अगला टॉपिक है हमारा एनर्जी साइकिल। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं तो कि सूरज जो है वही मेन सोर्स है एनर्जी का। मैटर इज कंटिन्यूसली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय द सन। मैटर जो है हमारे आजू बाजू जितना भी, वो कन्वर्ट किया जा रहा है एनर्जी में इस सूरज के द्वारा। सम ऑफ द एनर्जी रीचेस टू द अर्थ थ्रू दीज सन रेज। कुछ एनर्जी है जो धरती पे पहुंचती है सूर्य की किरणों के साथ। हर्बीवोर ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम फूड। हर्बीवोर एनिमल जो होते हैं वो खाने से उनको एनर्जी मिलती है। ग्रीन लीव्स डू द टास्क ऑफ स्टोरिंग दैट एनर्जी। अब ग्रीन लीव्स, अब हर्बीवोर्स यानी कि पेड़ पौधे खाने वाले प्राणी जो होते हैं वो पेड़ पौधे खाते हैं, और पेड़ पौधों के अंदर एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी जो है वो सूरज के प्रकाश से जनरेट होती हैं। आफ्टर द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट द एनर्जी साइकिल इज कंप्लीटेड बाय द डिकम्पोजिशन और बर्निंग ऑफ इट्स रिमेन। एनर्जी यानी कि जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर की गई थी, वो प्लांट्स जब मर जाते हैं तो वो एनर्जी जो है फिर से डिकम्पोज होकर या फिर बर्निंग के द्वारा फिर से वातावरण में लौट जाती है। तो कुल मिला के जहाँ से चीज़ आती है वहीं चली जाती है। आगे हम देखेंगे ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम कहते हैं इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कनेक्टेड विद द फूड साइकिल। फूड साइकिल से जुड़ा हुआ ह्यूमस जो है उसकी बात करेंगे हम यहाँ। Humus is such an organic matter in which biological, biochemical and chemical processes take place continuously. When biomass is formed in living matter, at that time other old substances are disintegrated. The substances are constantly created and decayed. तो ह्यूमस जो है एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल और केमिकल प्रोसेसेस से बनता है। यानी कि जो भी प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहते हैं, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल या फिर केमिकल प्रोसेस, इनके द्वारा ह्यूमस जो है वो बनता रहता है। जब बायोमास बनता है लिविंग मैटर से, उस समय पुराने जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, इनकी टूट जाते हैं। डिसइंटीग्रेट का मतलब टूट जाना, अपने अवशेषों में यानी कि अपने कंपोनेंट पार्ट्स में वो टूट जाते हैं। और इस प्रकार से सब्सटेंसेस जो हैं वो कॉन्स्टेंटली क्रिएट होते रहते हैं और डीके होते हैं। यानी कि पहले चीज़ बन जाएगी, फिर वो डीके हो जाएगी, वो टूट जाएगी, फिर से वातावरण में चली गई यानी कि ज़मीन में मिल गई, फिर से पेड़ पौधे ने उसको लिया, न्यूट्रिएंट्स को, पेड़ पौधे ने न्यूट्रिएंट लिए, फिर बड़े हुए, फिर उन पेड़ों से हमें खाना मिला, सब किया, फिर वो पेड़ जब मरा फिर वो से ह्यूमस में क्रिएट हो गया। ह्यूमस में क्रिएट हो गया मतलब वो अपने कंपोनेंट्स में टूट जाएगा, बदल जाएगा। बायोमास इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक मैटर। किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से बायोमास बनता है। दिस डिकम्पोजिशन इज डन बाय मिलियंस ऑफ माइक्रोबियल स्पीशीज। और ये डिकम्पोजिशन किया जाता है मिलियंस की संख्या में माइक्रोबियल यानी कि माइक्रोबैक्टीरिया से। These microbes need sucrose that is called raw sugar energy to function। अभी जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, माइक्रोबैक्टीरिया, इनको एनर्जी चाहिए होती है और इनको एनर्जी मिलती है सुक्रोज से काम करने के लिए, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द रूट्स। और ये एनर्जी जो है इसको फिर रूट्स ऑब्टेन कर लेती हैं। इन नेचर ह्यूमस इज फॉर्म्ड नियर द रूट्स। ह्यूमस जो है नेचर के अंदर यानी कि प्रकृति के अंदर ह्यूमस हमेशा जड़ों के पास यानी कि ज़मीन पे ही बनता है। नॉट इन अ लेबोरेटरी विच इज़ अवे फ्रॉम द रूट्स। और वो ऐसी जगह पर नहीं बनता है जो कि लेबोरेटरी बोल सकते हो यानी कि रूट से दूर। ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस सुक्रोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन नेचर। प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स वो सुक्रोज प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। 25% ऑफ इट रीचेज द माइक्रोब्स थ्रू द रूट्स। और इसमें से 25% जो होता है वो पहुंचता है माइक्रोबैक्टीरिया तक रूट्स के द्वारा। एंड इन रिटर्न द माइक्रोब्स मेक ह्यूमस एंड दस मेक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू द रूट्स। और बदले में रिटर्न में बोला जाए तो यानी कि जैसे कि यहाँ पर एनर्जी मिलती है माइक्रोबैक्टीरियाज को, वैसे ही माइक्रोबैक्टीरियाज जो हैं वो एनर्जी लेते हैं अगर रूट से, तो बदले में ह्यूमस बना कर देते हैं रूट्स को, जिसको लेकर प्लांट बड़ा होता है, जल्दी बड़ा होता है।
अरेंजमेंट ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स टू रूट्स ऑफ प्लांट्स बाय कैपिलरी एक्शन। अब पानी जो है वो कैसे रूट्स के द्वारा प्लांट्स को मिलता है, कैपिलरी एक्शन से। रेन वाटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। रेन वाटर जो है वो अंडरग्राउंड यानी कि ग्राउंड वाटर के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अवेलेबल रहता है। आफ्टर द रेनी सीजन गेट्स ओवर, द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर रिटर्न्स टू द प्लांट रूट बाय कैपिलरी एक्शन। अब बारिश होती है, ज़मीन पर नदियां नाले भर आते हैं, पानी कुछ ज़मीन के अंदर भी स्टोर हो जाता है, धरती के नीचे भी, अंडरग्राउंड भी, और फिर ये पेड़ पौधों को उनकी रूट्स के द्वारा कैपिलरी एक्शन से ही मिलता है। दिस नेचुरल सिस्टम इज़ वेल प्लान्ड एंड वेल गवर्निंग। और ये जो नेचुरल सिस्टम है बहुत ही सिस्टमेटिक बना हुआ है और वेल सेल्फ गवर्निंग, अपने आप चलता है ये। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, डीप सॉइल इज रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचर, नेचर के सिद्धांत के मुताबिक जो न्यूट्रिएंट्स की खान है वो है डीप सॉइल, यानी कि धरती के अंदर गहराई में ही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। When moisture begins to rise from the ground by capillary action, all the minerals stored in the deep soil along with the moisture start coming up and get stored near the roots, thus making these nutrients available to the roots. जब मॉइस्चर जो है यानी कि ज़मीन के अंदर जो जड़ें होती हैं, जड़ों के अंदर लो प्रेशर हो जाता है। लो प्रेशर होने की वजह से ज़मीन के अंदर से, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा वैसे तो, बट आपको मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से बताता हूँ कि देखिए पेड़, ये ज़मीन लेवल हमारा धरती है, इसके ऊपर है हमारा पेड़, ठीक है। अब होता क्या है, पेड़ों के अंदर यानी कि जब ऊपर पानी की कमी हो जाती है, लो प्रेशर हो जाता है, तो हमारा जो नीचे धरती का पानी है यानी कि अंडरग्राउंड, देखिए इसके नीचे का पानी है ये ऊपर उठने लगता है, ठीक है। ये जड़ों की तरफ, ये जड़ें हैं सपोज यहाँ पर, ठीक है, तो ये जड़ों की तरफ उठने लगता है और यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो जब पानी ऊपर जाता है, मॉइस्चर ऊपर जाता है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी मिक्स होकर ऊपर चले जाते हैं और रूट्स को अवेलेबल हो जाते हैं, ताकि रूट्स जो है उसको लेकर आगे खाना अपना बनाकर यानी कि अपने लिए न्यूट्रिशन के तौर पे उसको यूज़ कर सकें। अगला टॉपिक है रेन बाय साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म। If there was no rain, perhaps there would be no forest. Water would not have been available for drinking and irrigation for man. अगर बारिश नहीं होती तो सबसे पहली बात तो जंगल ही नहीं होते, क्योंकि पानी जो है वही नेचुरल सोर्स है जिससे जो जंगल है वो पनपते हैं, क्योंकि जंगलों में कौन पानी डालने जाता है पौधों को भाई। तो वाटर जो है अगर बारिश ना होती तो हमको पीने को भी नहीं मिलता और इवन इरिगेशन जो हम खेती बाड़ी करते हैं वो भी नहीं हो पाती। The role of rain is important for the sustenance of all living beings along with man. अब बारिश जो है, वर्षा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लिविंग बींग्स के लिए और इंसानों के लिए तो है ही, इंसान तो है ही भाई, ठीक है, चलो हम तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे, समुद्र के पानी को भी प्योरीफाई कर सकते हैं हम लोग डिसैलिनेशन के द्वारा, लेकिन खासकर जो दूसरे जीवित प्राणी हैं, पानी तो सबको चाहिए, अब वो बेचारे कहाँ जाएं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेन हमारे लिए। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया अकर्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन, और भारत में आपको पता है मानसून में ही बारिश सबसे ज़्यादा होती है। साइक्लोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन इन द मानसूनल रेनफॉल, और साइक्लोन जो है मानसून रेन का एक कॉमन सा एटमॉस्फेरिक फेनोमिनन है जो अक्सर हमें देखने को मिलता है। अब साइक्लोन जो है भारत के तीनों तरफ पानी है, यानी कि भारत एक पेनिनसुला की तरह है और बॉटम में हम जानते हैं इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है, तो इस कारण से हमारे तीनों तरफ से कहीं ना कहीं से साइक्लोन तो एक आधा टपक ही पड़ता है पूरे मानसून सीजन में। आफ्टर 21 मार्च व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट्स राइजिंग, अब 21 मार्च के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपको पता ही होगा क्या होता है, ये रही हमारी अर्थ का जो ये बीच में इक्वेटर होता है, इक्वेटर के ऊपर का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये होता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो 21 मार्च के बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लगता है ड्यू टू द इंटेंस हीट ऑफ द सन, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन स्टार्ट्स एट अ रैपिड स्पीड। अब गर्मी बढ़ने के कारण होता क्या, आपको पता है भारत की लोकेशन कहाँ पर है, भारत जो है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच में से पास होता है, यानी कि काफ़ी सारा पार्ट जो है इक्वेटर के पास में है भारत का, तो गर्मी काफ़ी होती है। तो ऐसे में जो गर्मी बढ़ती है, तो गर्मी बढ़ने से इंडियन ओशन का पानी जो है वो जल्दी तेज़ी से गर्म होता है, इवेपोरेशन शो करता है
एट दैट टाइम द मानसून एंटर्स द इंडियन ओशन। इस तरीके से मानसून जो है इंडियन ओशन में एंटर होता है। द एयर ओवर द ओशन बिगिंस टू हीट अप इंटेंसली। अब इंडियन ओशन के ऊपर जो हवा होती है ओशन के, वो इंटेंसली यानी कि क्विकली हीट होके ऊपर उठने लगती है। एज अ रिजल्ट लो प्रेशर एरिया ऑफ एयर इज क्रिएटेड। इससे एयर का लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। एयर सर्कुलेट्स अराउंड दिस लो प्रेशर एरिया। हवा जो है इस लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ घूमने लगती है। ड्यू टू विच अ साइक्लोन इज क्रिएटेड। इससे साइक्लोन बन जाता है। अमंग द फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन एग्रीकल्चर साइक्लोन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अब भारतीय खेती बाड़ी को जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो नुकसान पहुंचाता है, इफेक्ट करता है, वो है साइक्लोन। When the cyclone occurs, crops are damaged more in chemical farming. जब साइक्लोन आता है तो क्रॉप्स की तो वाट लग जाती है, बैंड बज जाती है। आपको पता है बेचारे कहाँ किसान खेतों को संभाल पाएंगे, खुद को ही नहीं संभाल पाते हैं। खासकर केमिकल फार्मिंग में दिक्कत होती है। जबकि नेचुरल फार्मिंग की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर द क्रॉप्स आर लेस डैमेज बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग मेक्स प्लांट्स स्ट्रॉन्गर। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ पर ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस कारण से वहाँ थोड़ा नुकसान कम होता है। अब देखो, जैसे ये भारत का बॉटम पार्ट है, यहाँ पर हम पूरे इंडियन ओशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब गर्मी के कारण हवा ऊपर उठ जाएगी तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और चारों तरफ से हवा इस तरफ बहने लगेगी और इस तरह घूमते घूमते फिर वो एक साइक्लोन का रूप ले लेगी और वो साइक्लोन कभी भी भारत के किसी भी जगह पर टकरा सकता है। आगे बताया गया है एक्टिविटी ऑफ लोकल अर्थवॉर्म्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल अर्थवॉर्म। लोकल अर्थवॉर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लोकल अर्थवॉर्म्स ईट सॉइल। लोकल अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो सॉइल खाते हैं, मिट्टी खाते हैं। यदि लोकल अर्थवॉर्म्स डू नॉट फाइंड फूड दे डू नॉट मूव एल्सवेयर बट रिमेन डोरमेंट इनसाइड द सॉइल। अगर उनको खाना नहीं मिलता है तो वो वहीं पर सॉइल में ही डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, एकदम जैसे पड़े रहते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। तीसरा, it continues its activities underground even at high temperature in the deserts of Rajasthan or at low temperatures on the top of Himalayas. लोकल अर्थवॉर्म्स की एक क्वालिटी ये भी है कि भले राजस्थान जैसी गर्म जगहों पर हों ज़मीन के नीचे या फिर हिमालय पर्वत के ऊपर ठंडी जगहों पर हों, लेकिन ये ज़मीन के नीचे अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू ही रखते हैं। ठंडी गर्मी से इनको कोई असर नहीं होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ लोकल अर्थवॉर्म्स इन बिल्डिंग हेल्दी सॉइल। अब हेल्दी सॉइल बनाने में लोकल अर्थवॉर्म्स जो है किस प्रकार से हेल्प करते हैं? ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ 15 ईयर्स लोकल अर्थवॉर्म्स कीप ऑन मेकिंग डे एंड नाइट एंडलेस बिलियंस ऑफ होल्स इनसाइड द सॉइल। अब एक अर्थवॉर्म जो है उसकी उम्र जो होती है लगभग 15 साल की होती है और अर्थवॉर्म जो होता है वो दिन रात काम करता रहता है और बिलियंस यानी कि सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों होल्स बना देता है सॉइल के अंदर, यानी कि छेद कर देता है सॉइल में। लोकल अर्थवॉर्म्स एंटर द सॉइल, गो डीप, डिग अ होल, कम अप फ्रॉम अनदर होल। यानी कि ये कैसे काम करते हैं? यहाँ से एक होल किया, उसके अंदर चले गए और फिर दूसरी जगह से वो बाहर आ गए। तो इस तरीके से होल पूरा देखो ये कनेक्ट हो गया, एक बरो जैसे होता है ना, मतलब जिसमें खरगोश वगैरह रहते हैं, वैसा बन गया। When they come on the surface of the soil, they leave a mineral rich waste hagar. जब ये यहाँ से ऊपर आते हैं तो ज़मीन के अंदर ये मिनरल रिच, काफ़ी मिनरल्स में रिच वेस्ट छोड़ कर आते हैं, जिसको हगार भी बोलते हैं। दिस मेक्स द सॉइल पोरस। इससे सॉइल जो है पोरस बनती है कि सॉफ्ट हो जाती है, जिसमें हवा भी जा सकती है, पानी भी जा सकता है। As it moves up and down, it secretes enzymes from its body and forms a lining on the inside of these, so these holes resist external pressure, due to which the rainwater easily seeps into the ground and raises the groundwater level and stops soil erosion. अब ये जो इस प्रकार की घटना करते हैं, इनकी ज़मीन के अंदर से होल करते हैं, तो इनकी बॉडी से एक एंजाइम भी निकलता है। उस एंजाइम के कारण मिट्टी जो है इसके अंदर प्रेशर थोड़ा कम रहता है और इसमें खोखलापन बना रहता है, जिससे जब बारिश आती है तो बारिश का पानी जो है काफ़ी अंदर तक चला जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर यानी कि ज़मीन के अंदर जो पानी का लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, वो बढ़ जाता है और इवन सॉइल इरोजन को भी रोकने में मदद मिलती है। When earthworms enter the soil, they eat soil, sand, raw stone, lime, etc. and reach up to the soft soil inside, destroying disease causing pathogens in the soil in their guts. अब
अर्थवर्म्स जो हैं वो धरती के अंदर नीचे चले जाते हैं, मिट्टी खाते हैं, सैंड खाते हैं, स्टोन्स खाते हैं, लाइम खाते हैं, लाइम बोले तो यहाँ पर हमारा जो लाइम स्टोन रहता है वो खाते हैं। फिर वो धीरे धीरे सॉइल को सॉफ्ट करते करते ऊपर की तरफ आ जाते हैं अंदर से, और इस तरीके से ये काफ़ी सारे जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस बैक्टीरिया जो होते हैं ना, काफ़ी सारे बैक्टीरियाज को मार देते हैं जो सॉइल के अंदर होते हैं। It swallows beneficial organisms and strengthens them and release them in the soil through excreta. अब ये क्या करते हैं, जब ये मिट्टी खाते हैं तो मिट्टी के अंदर जो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरियाज रहते हैं, वो इनके पेट में चले जाते हैं, और इनके पेट इंटेस्टाइन इस तरीके से बना होता है कि जहाँ पर हार्मफुल बैक्टीरियाज मर जाते हैं, लेकिन जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं वो इनकी बॉडी के अंदर से फिर एक्सक्रीटा के द्वारा, जो ये बॉडी में से बाहर फेंकते हैं वेस्ट मटेरियल, उसके द्वारा वो सॉइल में चले जाते हैं, जो कि सॉइल को और बेहतर बनाते हैं। तो इसीलिए तो वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाई जाती है जिसके अंदर अर्थवर्म्स का यूज़ किया जाता है, जो कि सॉइल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्क था कि पहले मिट्टी खाते हैं, उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनकी बॉडी में जाकर मर जाते हैं। इनकी जो इंटेस्टाइन इस प्रकार से होती है, जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है, गट बोलते हैं जिसको, ऐसी होती है जिसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं। लेकिन जो जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये और पावरफुल बनाकर फिर एक्सक्रीटा के द्वारा वापस भेज देते हैं सॉइल में। अर्थवर्म्स एक्सक्रीट, काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है बच्चों इस बार बुक के अंदर, देखिए एक्सक्रीट मतलब बहुत सारी मिस्टेक्स रहती हैं, तो ये देखिए एक्सक्रीट। Earthworms excreta contains significantly more nutrients than the surrounding soil. These minerals play an important role in ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं इनका जो पॉटी रहता है उसके अंदर इतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है जो आजू बाजू कहीं भी सॉइल में नहीं होता है, इसलिए ये जो एक्सक्रीटा होता है इनका, उससे पेड़ पौधों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इन एडिशन दिस एक्सक्रीटा कंटेन्स हाईली यूज्ड antibodies that boost the immunity of the plant roots as well as the beneficial microorganisms near the roots. हमने देखा कि एक्सक्रीटा जो होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज भी होती हैं, एंटीबॉडीज जो कि पौधे की जड़ों को की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, यानी कि पौधे जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है अगर अर्थवर्म्स का यूज़ किया जाए सॉइल बनाने में। इसके अलावा ये जो रूट्स के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी बढ़ा देते हैं, जो हमने देखा ना कि वो हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाते हैं और अच्छे बैक्टीरिया को और स्ट्रॉन्ग करके धरती में डाल देता है। दिस क्रिएट्स अ सुइटेबल स्ट्रॉन्ग सॉइल, इससे सॉइल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनती है और सुइटेबल बन जाती है ग्रोथ के लिए। द प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन इट विल ऑल्सो बी हेल्दी एंड द एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन्स हु ईट इट विल ऑल्सो बी हेल्दी। अब इस तरीके से अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाला जो फूड है वो मिलेगा किसको, पेड़ पौधों को, तो उनके अंदर कमियां नहीं होंगी, उनके जो फ्रूट्स बनेंगे वो भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अब उस फ्रूट्स को, उन चीज़ों को हम खाएंगे तो हम भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो इस कारण से सीधा सीधा बताया गया है कि हमें अर्थवर्म्स जो है वो बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। A necessary microenvironment has to be created for earthworm activity to continue. तो अगर हम अर्थवर्म के इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो हमें एक माइक्रो एनवायरनमेंट इस प्रकार का क्रिएट करना चाहिए जिसके अंदर अर्थवर्म जो है अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रख सके। इफ़ दिस नेसेसरी माइक्रो एनवायरनमेंट इज़ नॉट फाउंड द अर्थवर्म्स गो इनटू हाइबरनेशन। अगर इस प्रकार का माइक्रो एनवायरनमेंट नहीं बनाया गया तो क्या होता है पता है, अर्थवर्म्स जो होते हैं हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन आपको पता है क्या होता है? हाइबरनेशन लॉन्ग स्लीप, यानी कि आपने देखा होगा जो पोलर बेयर वगैरह रहते हैं, भालू होते हैं जो वाइट कलर के पोल्स में रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं, वो भालू जो होते हैं आपने देखा होगा ठंड होती है तो ठंड में वो काफ़ी 4-5-6 महीने के लिए वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, सो जाते हैं अपनी मांद में जाकर, तो उसी को हाइबरनेशन कहा जाता है। तो अर्थवर्म भी ऐसा कर सकते हैं। If this special situation that is microenvironment is recreated, earthworms becomes active and work. फिर से अगर आप ये environment create कर दोगे तो earthworms जो हैं फिर से काम में लग जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए, काफ़ी कम है क्वेश्चन आंसर, और जो हमने पढ़ा है उसी से आप इसको देख सकते हैं। ह्यूमस जो कि सॉइल में होता है, पेड़ पौधों की जड़ों को और स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थवर्म एक्सक्रीटा, जो पीछे हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे ना 3-4 अभी की, भाई उनका एक्सक्रीटा जो होता है वो हार्मफुल बैक्टीरियाज को मार के गट के अंदर से पास होते हैं, और उनके एक्सक्रीटा के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी गिनती काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि सॉइल को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। फिर लोकल अर्थवर्म के
ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है जो आप पीछे पढ़ चुके हो, 3 पॉइंट ऊपर लिखे हुए हैं। एनर्जी साइकिल है, वाटर साइकिल है, तो ठीक है, बस यही कुछ है इस चैप्टर के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स हम देख सकते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ इज कवर्ड इन वाटर, जस्ट हमने पढ़ा था 71% था। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज द सन। व्हाट इज द एज स्पैन ऑफ लोकल अर्थ फॉर्म, 15 साल। तो ये बच्चों थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स, आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं जो हमने जस्ट देखे हैं पीछे। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय।